अभी तक हम लोगों ने जितनी भी पढ़ाई की है उसकी मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बहुत सारे छोटे छोटे एमसीक्यू हैं, ठीक है। अच्छा, तो देख लेते हैं ये एमसीक्यू क्या है। देखो, जो पी सबशेल होता है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। ये बन गया आपके नोट्स का पॉइंट नंबर 1, ठीक है। वैसे तो ये याद होना चाहिए बट स्टिल इसको अपने नोट्स का पॉइंट नंबर 1 बना लेना, ठीक है। अच्छा, अकरेंस वाला पार्ट देखो मैंने पढ़ाया नहीं है बट मैं अभी मार्किंग करते करते ही इसको पढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि इसको अलग से पढ़ाने लायक इसमें कुछ नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने लायक हैं। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारे बोर्ड्स के सिलेबस में सिर्फ ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 18 है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एलिमेंट्स के सीक्वेंशियली नाम लिखे जाएंगे और उन सारे नामों को कहा जाएगा कि ये कौन है, ऑक्सीजन फैमिली है। और उसके अलावा एक लाइन और लिखी जाएगी कि ग्रुप नंबर 16 को हम लोग चैल्कोजेंस कहते हैं या फिर और फॉर्मिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आप एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, व्हाट इज ऑक्सीजन फैमिली या फिर व्हाट आर चैल्कोजेंस, किसी भी तरीके का कोई भी सवाल, तीनों ही अगर आप में से कुछ भी पूछा गया आपको यही जवाब देना है। एलिमेंट्स का सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना है, मतलब ऑक्सीजन के बाद टेलीरियम आता है ऐसा मत करना, सीक्वेंस वाइज लिखना। एटॉमिक नंबर रट्टा ना मारना पड़े इसलिए मैंने बताया है कि कब 16 ऐड करना है, कब 32 ऐड करना है। तुम इस चीज़ को यहाँ पे अभी अप्लाई करके देखो, तुम्हारा आंसर मैच करेगा। तो पेपर में एटॉमिक नंबर याद करने की टेंशन भी हट गई, ठीक है। अच्छा, और ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि ग्रुप 16 को हम चैल्कोजेंस कहते हैं या फिर और फॉर्मिंग एलिमेंट्स कहते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी तुम्हें कहाँ लिखना है, अपने नोट्स कॉपी में लिख कर रखना। ये नोट्स कॉपी का पॉइंट नंबर 2। नोट्स मतलब समझते हो ना, जब पूरी क्वेश्चन आंसर की मार्किंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद एक नोट्स करके हेडिंग डालनी है और फिर आगे बात करनी है, ठीक है। अब देखो नीचे दिया हुआ है कि हमारे ग्रुप नंबर 16 में से जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है बराबर वो है ऑक्सीजन। तो बल्कि ऑक्सीजन के बारे में तो एक इन्फॉर्मेशन और भी दी हुई है कि ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन दी अर्थ। जितने भी एलिमेंट्स हैं अर्थ में उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है, ऑक्सीजन है। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट नोट्स के पॉइंट नंबर 3 में डाल देना। ये ट्रू और फॉल्स के लिए साफ साफ तरीके से पूछी जाएगी। बाकी ऑक्सीजन कितना परसेंटेज वॉल्यूम, मतलब एयर में ऑक्सीजन 21% मौजूद है। अर्थ के अंदर अलग अलग मिनरल्स के फॉर्म में, अलग अलग ओर्स के फॉर्म में 46.6%। ये परसेंटेज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लीज़ जस्ट इग्नोर। इफ़ यू जस्ट वांट टू रीड, तुम रीड कर सकते हो बट यू कैन इग्नोर ऑल्सो, दोनों चॉइसेस हैं। सल्फ़र की बात करें तो ऑक्सीजन सल्फ़र एक दूसरे के ऊपर नीचे ही आते हैं, बट तुम ये देखो कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर में 46.6% है, लेकिन सल्फ़र 0.034% है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और उसमें भी जो सल्फ़र हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद है वो सल्फ़र डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि आपने अर्थ क्रस्ट को खोदा और आपको सल्फ़र निकल कर आ गया बूम बाहर, ऐसा नहीं होता। वो किसी ना किसी के साथ ओर के फॉर्म में होगा, किसी ना किसी के साथ मिनरल के फॉर्म में होगा, ठीक है। कौन, आप लोगों का सल्फ़र, बराबर। तो ऐसे केस में हमारे अर्थ क्रस्ट में अगर कोई पूछेगा कि सल्फ़र किस फॉर्म में पाया जाता है तो वो जनरली सल्फेट्स के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि गिप्सम, जिसके बारे में आप ऑलरेडी 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ते हो। ये बेसिकली पीओपी का ही एक दादा दादी पापा मम्मी का एक मुनि की फैमिली का एक मेंबर है। CaSO4 2H2O, इसे पीओपी कहते हैं। एप्सम सॉल्ट MgSO4 7H2O, बायरेट BaSO4, बल्कि बचपन से हम बेरियम सल्फेट को जानते हैं बट ये नहीं पता था कि बायरेट इज बेसिकली BaSO4, ठीक है। सल्फाइड्स के फॉर्म में मौजूद होता है। सल्फाइड्स का मतलब होता है S⁻² नेगेटिव। गैलीना PbS को कहते हैं, लेड सल्फाइड को। जिंक ब्लेंड ZnS को कहते हैं।
कॉपर पाइराइट CuFeS2 को कहते हैं। तो अगर आपको सल्फर हमारे अर्थ क्रस्ट में ढूंढना है तो सल्फर हमारे अर्थ क्रस्ट में इस फॉर्म में पाया जाएगा। ये तो नोट्स नंबर के पॉइंट नंबर 4 में आने के लिए प्रथम कैंडिडेट है। इससे क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू फ्रेम हो जाएंगे, जैसे पूछ लेगा व्हाट इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ जिंक ब्लेंड, 4 ऑप्शन दे देगा। जिस इंसान को पता है कि जिंक ब्लेंड ZnS वो मार्क कर देगा। पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ PBS, तो उसमें वन ऑफ द नाम दे देगा गैलीना। अब गैलीना तो ऐसा लग रहा है किसी अपन गेम्स वगैरह खेलते हैं उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं ना, उसमें का वन ऑफ द नाम है। तो ये नोट्स नंबर 4 में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा, हाउ सल्फर इज फाउंड इन अर्थ, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर इस तरीके से करोगे कि सल्फर फॉर्म्स 0.034% बाय मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ क्रस्ट में सिर्फ इतना परसेंटेज है 0.034। अगर ये भी याद नहीं रखना है तो 0.03 आप 3 तक ही याद रख सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में ये लिखोगे, इट अकर्स मेनली इन सल्फेट, ठीक है। और फिर ये पूरा का पूरा पॉइंट लिख देना, सल्फेट तक ये लिख देना। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 यहाँ से शुरू करना, दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स, और ये एंडिंग तक, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 केस में। अब देखो, पोलोनियम को मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया है कि पोलोनियम एक्चुअली में एक रेडियो एक्टिव स्पीशीज़ है, ठीक है। तो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव होता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि जब थोरियम, जो कि एक दूसरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जब वो डिके करता है तब पोलोनियम बनता है। यूरेनियम, जो एक दूसरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जब वो डिके करता है तब पोलोनियम बनता है। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर चीज़ को नोट्स नंबर 5 में लिखोगे, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखोगे, हाउ पोलोनियम इज़ फॉर्म्ड, पोलोनियम किस तरीके से बनता है। तो उसमें जवाब देना, इज फॉर्म ड्यू टू द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा जो ग्रुप नंबर 16 के 2 एलिमेंट्स बच गए, एक का नाम है सिलीनियम और दूसरे का नाम है टेलीरियम। इन 2 एलिमेंट के बारे में क्या, तो ये आप लोगों को सल्फाइड ओर्स में पाए जाते हैं। खैर, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको मार्क नहीं करा रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप नंबर 17 के लिए भी आप एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हो कि आपसे पूछ लेगा डिफाइन हेलोजेंस। तो अगर आपसे पूछेगा कि डिफाइन हेलोजेंस क्या है, ठीक है, तो आपको यहाँ से जवाब देना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन कंस्टिट्यूट ग्रुप नंबर 17 एंड दे आर कलेक्टिवली नोन एज हेलोजेंस, ठीक है। और उसके बाद लगे तो एक पॉइंट और लिख देना, दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स, ठीक है, वो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है। तो ये डिफाइन हेलोजन आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये उसकी रिगार्डिंग मार्किंग, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से ये मिलेगा, वाई हेलोजेंस आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, ठीक है। हेलोजेंस क्यों फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, तो इसका जवाब लिख देखते हैं कहाँ है, आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये आप देंगे, ठीक है। ये मार्क कर लेते हैं, इसको येलो कलर से मार्क करते हैं। ये लिखना, हेलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको अपना पॉइंट नंबर 1 बनाना, ठीक है। और उसके बाद लिखना, दे अकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, हेंस दे आर नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट। खत्म। छोटा सा आंसर 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, छोटू सा, एकदम छोटू सा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। अब देखो, यहाँ पे कुछ बेहतरीन नाम है तुम लोगों के लिए जिसको तुम्हें याद रखना है। Na3AlF6 क्रायोलाइट, ये आप लोग इससे पहले ये नाम पढ़ चुके हो। जब आप 10th क्लास में थे, मेटलर्जी करके आपको एक चैप्टर था जहाँ पे आप एल्यूमिना का आई थिंक एक्सट्रैक्शन करते थे, एल्यूमिनियम निकालते थे फ्रॉम इट्स ओर एल्यूमिना। तो वहाँ पे आपने ये नाम पढ़ा है, स्टेट बोर्ड की किताब की बात कर रही हूँ। खैर में फ्लोरोस्पर CaF2, क्रेओलाइट Na3AlF6, फ्लोर एप्टाइट, ये सब आपका पढ़ा हुआ है, राइट। तो ये आपको नोट्स में रखना है। ये नोट्स का अपना आई थिंक कौन सा पॉइंट चल रहा था, पॉइंट नंबर 6,
पॉइंट नंबर 6 आप इसको बना लेना नोट्स का। इससे कोई क्वेश्चन याद करने की नीड नहीं है, बट ठीक है, बस इतना याद रख लो, वो काफ़ी है। ओके। अच्छा, और उसके अलावा नोट्स के पॉइंट नंबर 6 में इसको भी इंक्लूड करना कि क्रैनेलाइट किसे कहते हैं। कैसा होता है, कई बार जब अपन सीईटी वगैरह का एग्जाम देते हैं ना, साफ साफ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मूला क्रैनेलाइट। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को मार्क करने की। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगेन एस्टेटाइन एक रेडियो एक्टिव है। ठीक है, और उसकी हाफ लाइफ जो होती है 8.1 आवर। इसको याद करने की नीड नहीं है, बस इसको याद रखो कि हाँ करके आपका जो एस्टेटाइन है वो एक रेडियो एक्टिव है और 8 घंटों के बाद वो आधा हो जाता है। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को आधा होने में कितना समय लग रहा है। मान लेते हैं अगर आप 1 किलो एस्टेटाइन खरीद कर लेकर आए तो रखे रखे अपने आप वो 1 किलो से आधा किलो हो जाएगा 8 घंटों में। ये होता है हाफ लाइफ का मतलब। ठीक है, कि उसकी क्वांटिटी को आधा होने के लिए कितना समय लग रहा है। तो एस्टेटाइन का हाफ लाइफ 8.1 आवर्स है। कई ऐसे भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिनके हाफ लाइफ मिलियन ईयर्स के होते हैं या करोड़ों ईयर के होते हैं या हजारों ईयर्स के होते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ सेकंड्स के होते हैं। तो आवर्स के हाफ लाइफ में मैडम वो अपने आप आधा घंटा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इससे कुछ शॉक लेने की नीड नहीं है, जस्ट राइट इट डाउन इन पॉइंट, दैट इज नोट्स का पॉइंट नंबर 7, बात खत्म। फिर आते हैं हम लोग इनर्ट गैसेस की तरफ। तो इनर्ट गैसेस में आपको लाइन से देखो एलिमेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट से मार्क करके रखो कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं उसमें से सिर्फ रेडॉन को अगर आप छोड़ दें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब गैसेस आपको एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी। ठीक है, और जिसमें आर्गन जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है। एक मिनट, हाँ ठीक है, जो आर्गन जो है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है, और रेडॉन नहीं मिलेगी। अच्छा, उसके अलावा हीलियम हम जो मिलता है हम लोगों को, ये हीलियम हमें कहाँ कहाँ से मिलता है इसके बारे में लिखा है पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा हीलियम को ऑब्टेन करने का जो कमर्शियल सोर्स होता है वो एक नेचुरल गैस है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है आपके ऐसे कई मिनरल्स या कई ऐसे ओर्स होते हैं जिनके अंदर ये हीलियम और ये नियॉन गैस ट्रैप्ड होती है, तो या फिर अलग अलग तरीक़ों से आपको मिल जाता है। तो हीलियम और नियॉन को एक और तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लेवाइट, इस तरीके के ओर से। और जेनॉन और रेडॉन रेयरेस्ट एलिमेंट है। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया कि पोलोनियम कब बनता था, जब रेडियो एक्टिव डीके होता था थुरेनियम और यूरेनियम का, तो वैसे ही रेडॉन भी एक रेडियो एक्टिव है। जब रेडॉन तब बनता है जब रेडियम, ठीक है, रेडियम, आर का मतलब होता है रेडियम, ठीक है, और रेडॉन का मतलब होता है RN। तो रेडॉन कब बनता है, जब रेडियम का डीके होता है। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ना, ये नोट्स में लिखने लायक पैराग्राफ है। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको 8 बना के लिखना है, ये पर्टिकुलर पॉइंट 9 बना के लिखना है। जो मैंने ऑरेंज कलर से मार्क किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट को 10 नंबर बना के लिख देना है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को 11 नंबर बना के लिख देना नोट्स का। ठीक है, बल्कि इसका एक क्वेश्चन भी आप बना सकते हो। कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा था हमारा, 5। क्वेश्चन नंबर 6 ये बना देना, हाउ रेडॉन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो रेडॉन तब बनती है जब हम रेडियम 226, ठीक है, उसका जब क्या करते हैं, डिके करते हैं। तो पहले वाले पेज में से देखो कितनी सारी मार्किंग है। ये छोटी छोटी बातचीत हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। अच्छा, उसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है, हाउ हीलियम इज ऑब्टेन्ड। तो अगर ऐसा पूछेगा कि हाउ हीलियम इज ऑब्टेन्ड, तो उसका जो पहला पॉइंट है वो ये लिखोगे कि कमर्शियली हीलियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। फिर पॉइंट नंबर 2 लिखोगे, हीलियम इज फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। एग्जाम्पल में आप चाहो तो तीनों एग्जाम्पल लिख सकते हो, या अगर आपको तीनों याद नहीं है तो एटलीस्ट एक लिख देना। मैं अगर होती तो मैं पिच ब्लेंड लिखती, क्योंकि मुझे वो याद रहता। ठीक है, क्योंकि जिंक ब्लेंड मेरे को याद है, सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है। बोर्ड्स में खैर हम वो नहीं पढ़ते हैं, बट बहुत ही फेमस कंपाउंड, तो मैं पिच ब्लेंड लिखती। ठीक है, ध्यान रखना। तो हाउ हीलियम इज ऑब्टेन्ड। और एक क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हाउ नियॉन इज ऑब्टेन्ड। तो अगर नियॉन इज ऑब्टेन्ड आपसे ये पूछ लिया
तो ये मत लिख देना कि फ्रॉम नेचुरल गैस, हम नेचुरल गैस से नियॉन को ऑब्टेन नहीं कर सकते। उसमें ये लिखना नियॉन इज ऑब्टेन्ड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन, एग्जाम्पल पिच ब्लैंड, मोनाजाइट, क्लेवाइट, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8। बाकी तो तुमको फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। इस पूरे के पूरे एंटायर चार्ट में से, ये जो पूरा का पूरा आपको चार्ट दिया गया है, इस पूरे के पूरे एंटायर चार्ट में से कोई सा भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है पेपर में 1 मार्क्स के लिए, कि राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ xenon, write down the configuration of iodine, write down the configuration of oxygen, write down the configuration of bromine। तो मैंने जिस तरीके से तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया है, ठीक है, ये वही है। तो अगर आपको जिस तरीके से मैंने पहले वीडियो में कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया है, अगर आपको वो पता है, तो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ के कॉन्फ़िगरेशन को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है 1 या 2 बार उस तरीके को प्रैक्टिस करना पड़े, ये याद रखना पड़े कि किस एलिमेंट के नीचे कौन आता है, वो तो याद करना ही पड़ेगा। ये याद रखना पड़े कि कौन किस पीरियड का होता है, फिर देखो कैसे गाड़ी दाएं 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 आगे बढ़ती है। ठीक है, बल्कि कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका रहता है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, मतलब ग्रुप 16 का। कई बार पूछ लेता है ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट्स का, कई बार पूछ लेता है ग्रुप 18 के सारे एलिमेंट्स का, और कई बार तो ये पूछ लेता है 3 से या 4 मार्क के लिए, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट्स। ये भी पूछ लेता है। तो इस पर्टिकुलर चार्ट से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो इसको, इस पूरे के पूरे चार्ट को तुम अपनी नोट्स कॉपी में लिखोगे पॉइंट नंबर 12 डालकर, एज इट इज़ ये चार्ट ड्रॉ करोगे। ठीक है, और कोशिश करना कि चार्ट बिना छापे आप खुद ड्रॉ करो, और जब आप खुद ड्रॉ करोगे तो उससे कैसा होगा, आपको पता चलेगा, टेक्निक्स पता चलेंगे, अच्छा इसको ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है, ताकि पेपर में भी तुम लिख पाओ। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अब ध्यान से सुनो, यहाँ से भी 1 मार्क के एमसीक्यूज बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4, मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया है कि सामने कोई ना कोई इनर्ट गैस होगी डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड। ठीक है, ग्रुप 17 का NS2NP5, ग्रुप 18 का NS2NP6। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, इसको अपने नोट्स नंबर 13 में इंक्लूड कर लेना। क्वेश्चन कैसा आएगा 1 मार्क के लिए, व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलोजेंस, व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चेल्कोजेंस, व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, ये इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से बातचीत आपको पूछ लेगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको नोट्स नंबर 13 में इंक्लूड करोगे। कैसे लिखोगे, ग्रुप नंबर 16 छोटा सा डैश NS2NP6, ग्रुप नंबर 17 छोटा सा डैश NS2NP5 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा था हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 9 में आप ये लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये बनाइएगा, व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर आपके पास एक पी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ग्रुप का नहीं पूछ रहे हैं इस बार, स्पेसिफिकली आपसे ब्लॉक का पूछ रहा है। तो सामने ऐसा एक छोटा सा बॉक्स बना के लिख देना इनर्ट गैस, फिर उसके बाद लिख देना आपका NS2, और उसके बाद लिख देना NP126 ऐसे। ठीक है, ये जनरल है। सो दिस विल बी अ क्वेश्चन नंबर 9। फिर आ जाते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के तरफ। पढ़ाते वक्त तो खैर मैंने तुमको ये सारी चीज़ें समझाई हैं, बट अभी आंसर मार्किंग की बारी आई है। अब देखो, इससे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन फ्रेम करके पूछते हैं बुक्स वाले। वो इस तरीके से पूछ लेते हैं कि हाउ एटॉमिक रेडियाई वेरी, ठीक है, अलोंग ग्रुप 16, ग्रुप 17 या ग्रुप 18, या फिर ये पूछ लेता है डिस्कस द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप 16, 17, 18। मैं क्वेश्चन नहीं लिख के दे रही हूँ, क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिखने के लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, मैं डिक्टेट कर देती हूँ। वो ये पूछेगा डिस्कस हाउ एटॉमिक रेडियस शो वेरिएशन इन ग्रुप 16, 17, 18, ऐसा आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको बहुत ही प्यार से मिनिमम शब्दों में देना है। पहला पॉइंट उसमें क्या लिखोगे, पहला पॉइंट ये लिखना, आयोनिक रेडाई इंक्रीजेस, ठीक है, डाउन द ग्रुप। ठीक है, बस खत्म। ये पॉइंट नंबर 1। क्यों इंक्रीज होता है ये पूरी दुनिया को पता है। जब आप 10th में थे आपको तब भी पता था कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं
डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, ज़्यादा शेल्स ऐड होते जाते हैं, मतलब पहले वाले एलिमेंट के पास 5 शेल होते हैं, उसके बाद वाले एलिमेंट के पास 6 शेल, मतलब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। इसीलिए पॉइंट नंबर 2 अब आपको क्या लिखना है, पॉइंट नंबर 2 ये लिखना है कि अक्रॉस अ पीरियड आयोनिक रेडाई डिक्रीजेस। ठीक है, ये बस इतना, पॉइंट नंबर 2 खत्म, ये डिक्रीज होता है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आपको क्या लिखना है। अब देखो हम लोग 3 ही ग्रुप पढ़ने वाले हैं, हम 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे और हम लोग 18 पढ़ेंगे, बाकी तो कोई हम पढ़ने नहीं वाले। तो इन तीनों ग्रुप्स में से जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स होते हैं, इनके पास स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है। और जैसा कि मैंने बताया था, कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं मैडम स्मॉलेस्ट तो ग्रुप नंबर 18 होना चाहिए, बट मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया है कि जो ग्रुप नंबर 18 होता है, ठीक है बराबर, जो ग्रुप नंबर 18 होता है वो पर्टिकुलर ग्रुप नंबर 18 क्या हो जाता है, उसमें एटॉमिक रेडियस स्मॉलेस्ट होने की बजाय वो क्या हो जाता है, वो सबसे बड़ा हो जाता है ना, वो सबसे बड़ा हो जाता है, राइट। ठीक है, अच्छा बहुत ही बढ़िया है ये वाली चीज़। तो ऐसे में ग्रुप पॉइंट नंबर 4 आपको क्या लिखना है, ये लिखना है कि ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हैव लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, हैव लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। बस खत्म, ये 4 पॉइंट्स में आपको अपना आंसर ओवर करना है। तो अगर आपका टॉपिक समझा रहे हैं ना पी ब्लॉक का, तो देखो याद करने में और बोर्ड एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर समझा हुआ नहीं है और आप सोच रहे हो कि यार थ्योरी तो है, रट लेते हैं, इसमें तो कोई रिएक्शन नहीं है, कोई मैथ्स नहीं है, तो भैया ये सबसे कठिन है। थ्योरी, रिएक्शन, मैथ्स वैसे भी याद हो जानी है, ये याद नहीं होती, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपसे देखो किस तरीके का पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये पूछेगा, डिस्कस द वेरिएशन या डिस्कस द ट्रेंड इन आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ग्रुप नंबर 16, 17, 18। क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लिखने को कह रही हूँ, क्वेश्चन आप लिखो, आंसर मैं मार्क करा के दे रही हूँ, क्योंकि उतनी जगह नहीं है और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसमें हम लोग अगेन लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अच्छा, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ये लिख देना, चलो कि क्यों डिक्रीज होती है लिख दिया, पॉइंट नंबर 1। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 में आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 15। ठीक है, ये लिखोगे अपना पॉइंट नंबर 3, बराबर, खत्म हो गया आंसर। ठीक है, अब ये एक्सप्लेन मत करने बैठना कि क्यों ग्रुप नंबर 16 का कम होता है ग्रुप नंबर 15 से। उसने क्या पूछा है, सिर्फ वेरिएशन को डिस्कस करो, उसने रीजंस की नहीं पूछा। ये 2 मार्क्स का ही शॉर्ट नोट आएगा, 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट नहीं आने वाला, और अगर आने भी वाला है तो मैं अभी आगे और पॉइंट्स मार्क करा रही हूँ, उसमें आपके 3 मार्क्स पूरे कवर हो जाएंगे, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। खैर, अभी क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 4 देखो, पॉइंट नंबर 4 क्या लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 में हमें पता है कि हमारे सिलेबस में 3 ही ग्रुप्स है, एक है 16, 17, 18। तो 16 के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होता है, आयनाइजेशन एनर्जी में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, मस्त सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की, उससे कम सल्फर की, उससे कम सिलीनियम की, उससे कम टेलीरियम की, उससे कम पोलोनियम की, बराबर। पॉइंट नंबर 5, ग्रुप नंबर 17, इसके बारे में भी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी में कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, यानी कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, उस आयोडीन की उससे भी कम। एट ए टाइम को हम लोग काउंट नहीं करते। और अगर मैं बात करूँ किसकी, आप लोगों के ग्रुप नंबर 18 की, तो ग्रुप नंबर 18 के लिए भी यही सेम ट्रेंड फॉलो होता है, सबसे ज़्यादा हीलियम की, उससे कम नियॉन की, उससे कम आर्गन की, उससे कम क्रिप्टॉन की, उससे कम जेनॉन की और उससे कम रेडॉन की, राइट। तो अपना जो पॉइंट नंबर 4, 5, 6 है, उसकी हेडिंग पता है क्या देना, पहले तो यहाँ हेडिंग देना, द ट्रेंड ऑफ आयोनिक रेडाई फॉर ग्रुप नंबर 16, 17, 18 इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, जो भी ऑर्डर आपको लिखना है, फिलहाल मैंने तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, आर एज फॉलोज। 4, 5, 6 पॉइंट बना के आंसर खत्म। कल को अगर यही शॉर्ट नोट 3 मार्क्स के लिए आता है तो 6 पॉइंट आपने लिखे हैं, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। कल को अगर ये शॉर्ट नोट 2 मार्क्स के लिए आते हैं तो 2 मार्क्स के लिए तुमने मोर देन सफिशिएंट लिख दिया है। 4 पॉइंट्स लिखना चाहिए वैसे तो 2 मार्क्स के शॉर्ट नोट के लिए, मिनिमम वर्ड मैंने यूज़ किया, ज़्यादा लिखोगे तो कोई बुराई नहीं है,
तो डन, 6 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आता है तो भी हमारी समस्या सॉल्व हो गई, 2 मार्क्स के लिए आता है तो भी सॉल्व हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरीके का पूछ लेगा। कहाँ लिखूँ मैं क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 मैं यहाँ लिख कर दे रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12, वाई ग्रुप नंबर 16 की आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 15 की आयनाइजेशन एनर्जी से। ये गिव रीजन के लिए पूछा जा सकता है अलग से। हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैडम 3 मार्क्स के लिए ना मेरा आयनाइजेशन एनर्जी का जो शॉर्ट नोट है ना मुझको छोटा लग रहा है, अगर तुम्हें पर्सनली वो सही में छोटा लग रहा है तो तुम चाहो तो उसके रीज़न को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी है। बट अदरवाइज मेरे हिसाब से मैं तो नहीं करती। खैर, अगर क्वेश्चन नंबर 12 का मुझे आंसर देना है तो मैं कैसे दूंगी इसका आंसर? देखो, इसका आंसर थोड़ा स्ट्रेटेजिकली देंगे, जैसा मैंने समझाया है उसी तरीके से देंगे। मैंने कैसे समझाया है पढ़ाते वक्त? मैंने कहा है कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो पॉइंट नंबर 1 देखो अपना ऐसा बनाना, कंसीडर ऑक्सीजन, देखो ऐसा लिखना, कंसीडर कॉमा 1 एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप नंबर 16 एंड फ्रॉम ग्रुप नंबर 15। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, मतलब पॉइंट नंबर लिख दिया। रुको रुको फिर से स्टार्ट करते हैं। ऐसा लिखना, कंसीडर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बी 2 एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 16 एंड 15। अब पूरे ग्रुप नंबर 16 के सारे एलिमेंट्स को नहीं ले रहे, सिर्फ उनके एक एक एलिमेंट को लिया। ये अपना पॉइंट नंबर 1 लिखोगे। पॉइंट नंबर 2 में ऐसा लिखना, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज एज फॉलोज। और उसके नीचे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना। ये पॉइंट नंबर 3, ये 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 में ये लिखना, द नाइट्रोजन हैव हाफ फिल्ड पी सबशेल। ऐसा लिखना, क्या लिखोगे? नाइट्रोजन हैव हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा लिखना। नाइट्रोजन हैव, ये लिखना, नाइट्रोजन हैव, ऐसा लिखना, नाइट्रोजन हैव एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरीके से लिखना। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 3। फिर पॉइंट नंबर 4 में लिखना, ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन, ब्रैकेट में लिख देना ग्रुप 15 एलिमेंट। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में लिखना, सिंस इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्रुप 15 एलिमेंट, ठीक है, हेंस देयर आयनाइजेशन एनर्जीज आर हायर देन ग्रुप 16 एलिमेंट्स। खत्म हो गया। मतलब इस पर्टिकुलर चीज को थोड़ा इलेबरेट करके लिखना। ये हो गया तुम्हारा आंसर फिनिश। ठीक है, डन। और उसके अलावा कौन से क्वेश्चन नंबर तक पहुंच गए हम लोग? क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़ चुके हैं, तो तुम्हें अगेन क्वेश्चन नंबर 13 इस तरीके से पूछा जा सकता है, डिस्कस द ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। ट्रेंड्स पूछ लेगा। तो पॉइंट्स देखो उसमें बहुत ही प्यार से लिखने हैं। पॉइंट नंबर 1 ये लिखना, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। पॉइंट नंबर 1 लिखोगे। पॉइंट नंबर 2 ये लिखोगे कि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, अमंग ऑल ऑफ देम, बराबर। ये पॉइंट नंबर 2, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 2। और उसके बाद ये लिख देना, और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 लिख देना कि अमंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, ये ऑर्डर है। ब्रैकेट में बाजू में लिख देना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या हार्डली 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आएगा तो आएगा। ठीक है, बस खत्म। और कुछ बताना है क्या मुझको? 2 मिनट देखने दो। हाँ, उसमें एक पॉइंट नंबर 4 और लिखना। पॉइंट नंबर 4 और लिखना, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट वैलिड फॉर इनर्ट गैस एलिमेंट या फिर ग्रुप नंबर 18। ठीक है, खत्म। अब क्यों वैलिड नहीं है वो समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है टीचर को, वो समझ जाएंगे पढ़ने वाले, चेकिंग करने वाले। पहली बात तो बुक में लिखा भी नहीं है, वो तो हम बता रहे हैं ना, दैट इज़ मच ओके। ठीक है, अच्छा, अभी हमारे नोट्स का कौन सा पॉइंट चल रहा था? नोट्स में मैं कौन सा पॉइंट आपको मार्क करा रही थी? 12। अब देखो इसमें से बहुत सारी चीज़ नोट्स में मार्क करने लायक है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल का, तो ये अपने नोट्स नंबर 13 में इस पॉइंट को मार्क कर लेना। ठीक है, बस खत्म। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन है,
इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आपको मार्क करना है। कहाँ पे मार्क करना है? अपने नोट्स नंबर 14 के पॉइंट में, ताकि आपको पता हो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में क्या ट्रेंड चलता है। 13 तक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कल को वो ये पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का किस तरीके से वेरिएशन होता है ना। अच्छा, तो इसमें देखो बहुत ही आपको सटीक जवाब देना है, कम शब्दों में। इसमें ना तो कोई पीरियड की बातचीत करनी है, ना इसमें कोई खास ग्रुप की बातचीत करनी है, ठीक है। इसमें बस इतना लिखना, द एलिमेंट, मैं पॉइंट डिक्टेट कर रही हूँ, ठीक है, पॉइंट लिखना तुम, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। द एलिमेंट हैविंग हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, हैव हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये लिख देना अपना पॉइंट नंबर 1, ठीक है, लिख दिया, ओके। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में ये लिखना, पॉइंट नंबर 2 में ये लिखोगे, जनरली वर्ड लगा देना, जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। ये लिखना अपना पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ये लिखना पॉइंट नंबर 2, बराबर लिख लोगे, ओके। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, अब सुनो हमको क्या लिखना है। पॉइंट नंबर 3 में ये लिखना, द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप नंबर 16, 17, 18 आर एज फॉलोज, ऐसा लिखना पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 के फिर सब पॉइंट्स बनाना, ए बी सी। पॉइंट नंबर ए की हेडिंग देना ग्रुप नंबर 16, पॉइंट नंबर बी की हेडिंग देना ग्रुप नंबर 17 और पॉइंट नंबर इसकी हेडिंग देना ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 16 में हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन होता है, देखो मैंने पढ़ाते वक्त भी लिखवाया था, ये सल्फर, सिलीनियम, टेलीरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन। तो वैसा का वैसा ही छाप देना, सल्फर, सिलीनियम, टेलीरियम और उसके बाद क्या था, पोलोनियम और फिर ऑक्सीजन। ग्रुप नंबर 17 तो भैया याद ही रहना चाहिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। और ग्रुप नंबर 18 का क्या ट्रेंड था कि सबसे पीछे चला जाता है हीलियम, उसके बाद तो भैया नॉर्मली होता है नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन को आप अप्रॉक्सीमेटली सेम दे सकते हो, उसके बाद आता है जेनॉन और फिर आता है रेडॉन। ये मैंने लिखवा कर दिया है, ये देखो ना, लिखवा के दिया, पढ़ाते वक्त बताया भी था, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट नंबर 3 के कितने सब पार्ट्स बन गए, पॉइंट नंबर 3 के ये 3 सब पार्ट्स बन गए, ठीक है, लिख दिया इतना, बस खत्म। अच्छा, एक पॉइंट नंबर 4 और लिखना है। पॉइंट नंबर 4 में ये लिखना कि ग्रुप नंबर 18 हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द स्टेबल। ये मतलब बेसिकली ये पूरा का पूरा पॉइंट नंबर 4। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आता है तो ये बहुत सफिशिएंट है, ये इतना पार्ट। बल्कि ये जो पॉइंट नंबर 3 है, ये पूरा का पूरा पॉइंट नंबर 3 आपको अपने नोट्स नंबर 15 में लिखना है, ताकि आपको याद रहे। अच्छा, नोट्स नंबर 15 में लिखते वक्त ये हेडिंग भी डालना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड्स को हम लिख रहे हैं, पता चले यही नहीं पता है कि किसका ट्रेंड लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 14। क्वेश्चन नंबर 15 तो खैर आपकी बुक में पहले से ही मार्क करके लिखा है, यहाँ पहले ही क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, ये आपको एज इट इज़ लर्न करना है, इसमें कोई काट छाट कुछ काट पीट मत करना। और उसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें भी आपको कोई छाट पीट नहीं करनी है। हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर 16 समझा ज़रूर देती हूँ, अदरवाइज़ ये फीलिंग आएगी कि हम रट्टा मार रहे हैं। बट जिन लोगों ने 11th की आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है उन लोगों को अच्छे से पता है कि रट्टा नहीं मार रहे। देखो क्या बोल रहा है, आपके पास 2 एलिमेंट है, सल्फर और क्लोरीन। बोल रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमने दी है, सल्फर की वैल्यू है 1000 और क्लोरीन की वैल्यू है 1200 समथिंग। बोल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, आप समझाइए, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो पहली बात तो आपको अपने आंसर का ज़रूरी नहीं है कि आप बुक की लैंग्वेज में लिखें, चलो इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ। अगर मैं इस आंसर को बोर्ड्स में लिख रही होती तो मैं कैसे लिखती। पहली बात तो सल्फर और क्लोरीन पीरियड के एलिमेंट्स हैं, राइट, तो मैं इसको ऐसे लिखती, अलोंग पीरियड, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मैं ये लिखती, बराबर। ये मेरा पॉइंट नंबर 1 होता, यही पॉइंट हमने ऊपर रट्टा भी मारा है ना। पॉइंट नंबर बी लिखती, द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज। अब बिकॉज के बाद सुनो मैं क्या लिखती, बिकॉज के बाद मैं ये लिखती, across a period effective nuclear charge increases and atomic size decreases। यही तो होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है और जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ये जो इतना बड़ा वर्ड लिखा है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये बेसिकली जेड इफेक्टिव ही है। ये मैं पॉइंट नंबर बी लिखती और उसके बाद पॉइंट नंबर सी में ये लिख देती कि देयरफॉर, ठीक है, द आयनाइजेशन एनर्जी
ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर। खत्म। तुम चाहो तो बुक की ही एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख सकते हो या फिर मैंने अभी जिस तरीके से बताया वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में ये बोला है कि ग्रुप नंबर 16 की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 15 की वाई। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी मार्क करवा चुकी हूँ, ये देखो ना, ये मैंने ऑलरेडी मार्क करा लिया क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो तुम चाहो तो क्वेश्चन नंबर 15 को मेरी ही लैंग्वेज में लिख, मतलब 15 और 12 बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, बस लिखने की लैंग्वेज अलग कर दी है। तो आप जब क्वेश्चन नंबर 12 लिखो तो उसके नीचे और डालना और डाल के फिर क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन भी लिख लेना, दोनों का सेम ही मीनिंग है। आंसर तुम चाहो तो टेक्स्ट बुक वाला भी लिख सकते हो या वो आंसर जो मैंने ऊपर मार्क करवा के या डिक्टेट करके दिया वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि पेपर में सल्फर और क्लोरीन ही आपको दिखे, कल को कोई दूसरा एलिमेंट दे सकता था, एक्स और वाई, है ना, कोई भी दे सकता है, कोई भी दो एलिमेंट दे सकता है। हो सकता है कल को पीरियड के एलिमेंट्स ना दे के ग्रुप के एलिमेंट दे दे, एक एलिमेंट दे दे सल्फर और दूसरा एलिमेंट दे दे सिलीनियम, और बोले कि सल्फर को 1000 किलो जूल लग रही है, सिलीनियम को 900 किलो जूल लग रही है, बताओ क्यों। तो अपनी बुद्धि से पहले सोचना कि पहले जो एलिमेंट्स मेरे को दिए हैं ये ग्रुप के एलिमेंट्स है कि पीरियड के। अगर ग्रुप के हैं तो ऐसा लिखना कि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट में लिखना when we go from top to bottom atomic radius increases and ionization and z effective decreases, hence ionization energy क्या हो जाती है आप लोगों की, डिक्रीज हो जाती है। देयरफॉर सल्फर का ज़्यादा होगा, सिलीनियम का कम होगा। मतलब रैंडमली कोई भी दो एलिमेंट दिए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बुक के ही एलिमेंट मिले, ये मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके बेसिस पे तो इतनी ही, इसी पेज तक मार्किंग बनती है। खैर एक मार्किंग और बन सकती है। देखो मैंने क्या बताया था कि हम सबको लगता है कि दुनिया में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो है आपका फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबको ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीज़न है, बहुत मतलब बहुत, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो खैर क्वेश्चन नंबर 15 तो है नहीं हमारे पास, 15 ये बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीज़न है, इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग है। कई बड़े बड़े स्टेट लेवल के एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। हेलोजेंस को उनके डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिख देते हैं, भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में क्लोरीन आगे आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीज़न है। तो इसका आंसर वही है, द साइज ऑफ फ्लोरीन एटम इज स्मॉलर देन क्लोरीन एटम, ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मतलब जो पहले से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उसको वो पहले से रिपल्शन कर रहे होंगे। फिर जो नया वाला आ रहा होगा उस नए वाले को वो उतने अच्छे से वेलकम नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 बनेगा, ठीक है। और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, खैर ये तो अभी हम पढ़ने के हैं, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में कोई मार्किंग है क्या। टेक्स्ट बुक की अगर देखो कितना बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इसके साथ साथ ऑर्गेनिक स्टार्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, विच आपका पहला ही MCQ वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, वैसे तो तुक्के मारने वाले अलग होते हैं, बट जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री का आइडिया है वो ये सोचेंगे अरे फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन आना चाहिए, बट नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, यहाँ पे आगे कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। तो जो भी तुम पढ़ोगे ना अपनी टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन, उस एक एक लाइन के इसी तरीके से MCQ बनाए जा सकते हैं। खैर अभी तो हमने उतना ज़्यादा चैप्टर आगे पढ़ा नहीं है, नहीं तो आगे वाले क्वेश्चन भी तुम बना पाते, बट अभी पढ़े नहीं है ना। देखो जितना पढ़े उसके बेसिस से पहला MCQ हमारा बन गया, डन, ओके। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 से हम कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 से तो कुछ नहीं लिख सकते। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्या कहा था, आपको कोई भी एलिमेंट दे सकता है, कोई भी कहा था ना मैंने। देखो क्या बोला है कि पहली आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर की, क्लोरीन की, आर्गन की इतनी दी हुई है।
अच्छा, दूसरी बात, आपको कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज होती है ना, आपको ये याद नहीं करनी, सो प्लीज डोंट लर्न दैट, वो मत याद करना। बोल रहा है कि एक्सप्लेन करिए ट्रेंड, एक्सप्लेन करिए इन द सेंस, वो मतलब आपसे ये बोलना चाह रहा है कि क्यों इसकी 1500, क्यों इसकी 1200 और क्यों इसकी 1000, वो ऐसा पूछना चाह रहा है, बराबर। तो अब इस ट्रेंड को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? इसकी जगह ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स। आपको सबसे पहले शांत दिमाग से ये सोचना है कि जो एलिमेंट्स मुझको दिए गए हैं वो पीरियड के हैं कि ग्रुप के हैं। तो आप एनालाइज करोगे, अच्छा ये जो एलिमेंट्स मेरे को दिए गए वो पीरियड के हैं, आप यही एनालिसिस करोगे ना, हाँ वो पीरियड के हैं, वेरी गुड। अगर वो एलिमेंट्स पीरियड के हैं तो आप ये सोचना कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज घटता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव मतलब फोर्स, अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। डन। तो अब इसको अपनी बस लैंग्वेज में लिखना है, तो उसमें ऐसा लिखना पहले, अलोंग द पीरियड, ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, हेंस जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है, हर क्वेश्चन का, चाहे कोई भी एलिमेंट हो। पॉइंट नंबर 2, एज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, ऑल्सो इंक्रीजेस। खत्म, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में ये लिखना, द गिवन एलिमेंट्स इन द अबोव क्वेश्चन, दैट इज सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है, आर अलोंग पीरियड, ठीक है, आर अलोंग पीरियड, दे लाई अलोंग पीरियड, मतलब क्वेश्चन वाले को ये बताओ कि वो पीरियड के एलिमेंट है कि ग्रुप के एलिमेंट है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में लिखना, हेंस अकॉर्डिंग टू अबोव डिस्कशन देयर आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी, ये ऐसी होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, बराबर, ये ऐसी होनी चाहिए। सो देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आर इतना इतना इतना। खत्म हो गया क्वेश्चन, 5 पॉइंट में अपना आंसर खत्म। मतलब पहले तो आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन ग्रुप का है कि पीरियड का है। अगर ग्रुप का है तो पहला पॉइंट ग्रुप वाले के बारे में बताना कि ग्रुप में जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होता है। पीरियड का है तो पीरियड के बारे में बताना। सेकेंड पॉइंट नंबर 1 का ही कंटिन्यूएशन है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है, वगैरह वगैरह। पॉइंट नंबर 3 में ये बताना कि जो एलिमेंट्स क्वेश्चन में दिए गए हैं वो एलिमेंट्स ग्रुप वाले हैं कि पीरियड वाले। पॉइंट नंबर 4 में अब उनका ट्रेंड बताना। पॉइंट नंबर 5 में क्वेश्चन को देयरफॉर करके रिपीट कर देना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है जो आपको लिखना है। आपको कोई डाइजेस्ट की नीड नहीं है। सोचो अगर आपको खुद लॉजिक्स क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर अपनी लैंग्वेज में खुद दे सकते हैं। अच्छा, और देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे हमारे पास। अभी तो नहीं दिख रहे हैं, नहीं, हाँ देखो मिल गया। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 बन जाएगा आज की नोट्स कॉपी का। क्या बोल रहा है, आपको ट्रेंड को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक्सप्लेनेशन ग्रुप नंबर 16 का पूछा है, बाकी ग्रुप्स का नहीं पूछा। अच्छा, कौन कौन से ट्रेंड एक्सप्लेन करने हैं? एटॉमिक रेडियाई का एक्सप्लेन करना है, आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सप्लेन करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक्सप्लेन करना है। तो अब आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे, पहले तो पहला पॉइंट लिखेंगे द ट्रेंड, नहीं पहले एक हेडिंग डालेंगे, द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टीज इन ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट आर एज फॉलोज, ये पहला पॉइंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हेडिंग डालेंगे एटॉमिक रेडियाई, कि पहले मैं किसको समझा रहा हूँ, एटॉमिक रेडियाई को समझा रहा हूँ। अब तुम मुझे बताओ मैंने तुम्हें कौन कौन से पॉइंट एटॉमिक रेडियाई को लेकर मार्क करके दिए, जरा देखो तो सही। ज़्यादा कुछ मार्किंग नहीं करके दी थी मैंने, ठीक है। तो उसमें लेकिन याद रखना क्वेश्चन में सिर्फ ग्रुप नंबर 16 का पूछा है, तो अगर मैंने मार्किंग में 4 से 5 पॉइंट मार्क करवाए होंगे तो तुम्हें सिर्फ ग्रुप नंबर 16 का लिखना है। तो क्या लिखोगे अपने आंसर में? ये लिखोगे कि आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब ये तो एक जनरल पॉइंट है ना, तो आप 16 के लिए भी लिख सकते हो, 17 के लिए भी लिख सकते हो, 18 के लिए भी लिख सकते हो। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे आप? ये लिखोगे अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक। अच्छा, पीरियड के लिए तो बताना ही नहीं है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि ग्रुप नंबर 16 का पूछा है तो पीरियड का तो खैर वहाँ कोई काम ही नहीं है। तो सिर्फ इतना लिखना, इन ग्रुप नंबर 16 एज वी मूव डाउन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, बस इतना लिख देना। और उसके बाद एक पॉइंट ज़रूर ये लिख देना कि सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस पोलोनियम का होगा, उससे छोटा टेलीरियम का, उससे छोटा सिलीनियम का, सिंबल में। बस खत्म। ये 2 पॉइंट में तुमने ट्रेंड एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जो मैंने पीछे मार्किंग कराई थी वो एक जनरल मार्किंग है। अगर मतलब उसने एटॉमिक रेडियाई
का ट्रेंड पूछा, उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से ग्रुप का एटॉमिक रेडिया, बस इतना बोल दिया कि एटॉमिक रेडिया है, तो पूरा लिखना। अब यहाँ पे तो सिर्फ ग्रुप नंबर 16 पूछा है ना, तो बाकियों के बारे में क्यों लिखना, बल्कि पीरियड के बारे में भी क्यों लिखना। फिर नेक्स्ट हेडिंग देना पॉइंट नंबर 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी की क्या लिख देना, पहला एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस देयरफॉर जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस। ठीक है, अगर तुम्हें जेड इफेक्टिव ऐसा वर्ड लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तो मैडम हमको जेड इफेक्टिव हमारी पूरी टेक्स्ट बुक में नहीं दिख रहा है ना, तो आप इसके बदले एक वर्ड भी लिख सकते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आप ये वर्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा जेड इफेक्टिव क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखना देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द ग्रुप 16 डिक्रीजेस। फिर वही लिख देना कि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसको लगेगी, ऑक्सीजन को, उससे कम सल्फर को, उससे कम सिलीनियम को, उससे कम टेलीरियम को, उससे कम पोलिनियम को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सिर्फ एक लाइन लिख के आ जाना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और वही चीज़ लिख देना ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, सल्फर की उससे कम, सिलीनियम की उससे कम। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पूछ लेता तो लिख देते क्या, बिल्कुल लिख देते, बस उसको लिखने का थोड़ा लहजा सुधारते। क्या लिखते, वो जो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पूरा एक्सेप्शन है ना, ऑक्सीजन सबसे पीछे चला जाता है, सल्फर सबसे आगे आ जाता है, बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 आपको अपनी कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो खैर यहाँ से तो कुछ नहीं लिख सकते, तो जितनी हमने पढ़ाई की उसके बेसिस पे ये तुम्हारी मार्किंग थी। ठीक है, और भी आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और मार्किंग आगे कंटिन्यू करेंगे, बट इतना तो आपने करना ही है। बाकी एक और चीज़ है, ये जो चार्ट दिख रहा है जिसमें हीलियम, नियॉन, एर्गन के यूजेज हैं, कहने को एक इंसान को लगता है इससे कौन बोर्ड एग्जाम्स में सवाल पूछेगा, यूजेज वो भी हीलियम, नियॉन, एर्गन के, ये पूछा जा चुका, आई थिंक 2019 में ही पूछा गया था। तो ये यूजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें इतने सारे यूजेस हैं, टेक्स्ट बुक में हीलियम के 11 यूज़ हैं, नियॉन के 4 हैं, एर्गन के 4 हैं। आप हर किसी के 4-4 यूजेस याद कर लो, नियॉन के 4, एर्गन के 4, और हीलियम में से आपको जो 4 पसंद आते हैं वो आप कैसा है याद कर लो। और याद करने का ये मतलब नहीं होता है कि रट्टू तोतों के जैसे रट रहे, उसमें याद करने का एक सलीका होता है। उसको कैसे याद करते हैं, अच्छा हीलियम में हीलियम को कैसे यूज़ किया जाता है, हीलियम और O2 के मिक्सचर को अस्थमा पेशेंट जो पंप यूज़ नहीं करते उन लोगों के इसमें आता है। अच्छा हीलियम और O2 का मिक्सचर सी डाइवर्स वगैरह के जो टैंक होते हैं उनके इसमें यूज़ किया जाता है। हीलियम और हाइड्रोजन का मिक्सचर फुग्गों में यूज़ किया जाता है। बलून्स आते हैं ना, जिनको अगर आपने छोड़ दिया तो बलून फिर वो ऊपर 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 चले जाते हैं, उन पर्टिकुलर बलून्स में यूज़ किया जाता है। अच्छा हीलियम को वेल्डिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ओके। हीलियम से रॉकेट्स में यूज़ किया जाता है, अरे वाह, ये इस तरीके से लर्न करते हैं। ऐसे वर्ड स्टेटमेंट्स अगर आप याद करोगे ना आपको कभी याद नहीं होगा। ठीक है, उसको सोचो, अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करो। अगर मैं होती तो इसमें मैं हीलियम के, सुनो मैं कैसे लिखती पेपर में, मिक्सचर ऑफ O2 एंड हीलियम is used for breathing by asthma patients. Point number 2, helium is used for rocket fuel, और helium and hydrogen mixture is used for filling up balloons. Helium and oxygen mixture is used by sea divers for breathing purpose. Even जब हमने solution and colligative properties वाला चैप्टर पढ़े थे तो उस चैप्टर के दौरान भी मैंने तुम्हें बताया था, ये हेनरी लॉ जब मैं पढ़ा रही थी, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन जब मैं पढ़ा रही थी, कि जो सी डाइवर्स होते हैं ये अपने टैंक में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेके जाते हैं, वो मिक्सचर यूज़ करते हैं हीलियम और O2 का प्लस N2 का। तो ये सारे पॉइंट्स ठीक है। बाकी मैं ये सब नहीं करती कि आर्क वेल्डिंग, सुपरसोनिक विंड टनल्स, जो बेसिकली चीज़ें आप याद ना कर सको लंबे टाइम तक, आपको उन्हें याद भी नहीं रखना चाहिए। तो मैं अगर होती तो मैं यही 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हो गए, और उसके अलावा एक मैं ये यूज़ कर लेती, कहाँ गया वो, एक था ना ये रॉकेट, और उसमें भी अपनी लैंग्वेज लिखती जिस लैंग्वेज से मैं याद रख सकूं। बाकी के जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको मैं सिर्फ एक बार रीड कर लेती, क्योंकि कभी भी कोई भी पेपर में क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का यूजेस के लिए नहीं आएगा। यूजेस के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स कि 2 यूजेस नियॉन के, 2 यूजेस हीलियम के, 2 यूजेस एर्गन के, 2 यूजेस किसी और के, बस। तो उसके लिए 4 पॉइंट्स कैसा है, मोर देन इनफ है। अच्छा नियॉन के बारे में अगर बात करना है तो नियॉन के बारे में हम लोग ये बात करते
कि नियॉन को हम लोग यूज़ करते हैं डिस्चार्ज लैम्प्स एंड साइंस में, बस इतना पॉइंट। जो क्लब्स होते हैं, खैर अपने इंडिया में है बहुत, लेकिन उतना ज़्यादा कल्चर खैर यहाँ पे है नहीं क्लब्स वगैरह का। जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे क्लब्स ज़्यादा होते हैं। तो क्लब्स के जो नाम लिखे हुए होते हैं ना, वो देखना कितने अट्रैक्टिव दिखते हैं। या फिर अगर आप कोई ऐसा ट्रैवल चैनल देख रहे हो जहाँ पे नाइट लाइफ दिखाई जा रही है किसी दूसरी कंट्री की, ठीक है, न्यूयॉर्क वगैरह की, बड़े मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े कंट्रीज़ के शहरों की, तो उसमें देखना वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत लाइटिंग्स होती हैं। तो वो लाइटिंग्स किसकी बनती हैं? नियॉन की बनती हैं, ठीक है। अच्छा, इनसे लेज़र्स बनाया जाता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि हाँ, बचपन में हम जिस लेज़र से खेलते थे वो नियॉन से बनती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में यूज़ किया जाता है लाइट्स वगैरह के, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये लिख सकते हो नियॉन और हीलियम का जो मिक्सचर होता है इज़ यूज इन सर्टेन प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। कौन सी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इट यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ये आप लिख सकते हो। बल्कि यही सेम पॉइंट आप ऊपर भी लिख सकते हो, हीलियम के यूजेस में भी लिख सकते हो, ठीक है। एर्गन के बारे में बात करें तो आप ऐसे याद रखना कि इसको वेल्डिंग के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो हमारे घर में जो पुराने ज़माने में जो पीले पीले बल्ब नहीं चलते थे जो बहुत बिजली खाते थे, उसमें 85% एर्गन और 15% नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रिक बल्ब में भरा जाता है। परसेंटेज आपको याद नहीं है, चलेगा, आप लिख दो एर्गन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर इज यूज टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब। क्यों भरा जाता है? इंक्रीज द लाइफ ऑफ फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, वो सब मत लिखो, सिर्फ भरा जाता है, खत्म, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब्स इससे बनाई जाती हैं, देखो यही सेम पॉइंट यहाँ पर भी है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि फ्लोरोसेंट ट्यूब्स वाला पॉइंट मैं याद करूँगा तो नियॉन के भी काम आ जाएगा, एर्गन के भी काम आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि नियॉन के साथ अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को मिक्स कर दो तो बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स की लाइट्स बनती हैं। डिस्कवरी में पर्टिकुलर मैंने इसका एक देखा था, मतलब पूरा एक 1.5-2 घंटे का शो आया था कि किस तरीके से लाइट्स वगैरह बनाई जाती हैं, यूँ मतलब पूरा बहुत ही सुंदर था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये भी अपने नोट्स कॉपी में आज लिख लेना। खैर ये हमें बाद में पढ़ना था, बट आप अभी से अगर इसको याद कर लोगे तो बेटर होगा। ये पेपर आपको, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी 2019 के बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, देखो गिव टू यूजेस ऑफ नियॉन एंड एर्गन, तो ये यूजेस वाला पॉइंट ज़रूरी है। तो उसमें 3-4 पॉइंट्स मैक्सिमम आप लर्न करके रखो, बाकी रहने दो। और अगर ऐसा लगता है कि ये खतरनाक स्ट्रक्चर हम कैसे याद करेंगे, तो ये कुछ भी खतरनाक नहीं है, ये बहुत आसान है। जिन्होंने 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सीखा, उनको कठिन नहीं लगेगा। जो पहली बार सीख रहे हैं उनको थोड़ा लगेगा, लेकिन एक बार जब सीख जाओगे तो बहुत आसान है वो। ओके, तो अभी फ़िलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं। कल हम लोग नए टॉपिक से अगेन पढ़ेंगे। कल हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। कल हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है, कल हमें ऑलेट्रॉपी पढ़नी है, हमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़नी है। मतलब इनडायरेक्टली जितनी भी बची कुची फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, कल हमको वो पढ़ के ख़त्म करनी है। फिर इसके बाद हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग क्या शुरू कर सकते हैं, आप लोगों का केमिकल। बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हमको एनामलस बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा। एनामलस बिहेवियर मतलब अजीबोगरीब बिहेवियर। बट पहले मैं फिजिकल के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो थोड़ी सी टफ लगती है एक स्टूडेंट को। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।